हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पहले से मालूम है, बायोलॉजी में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चला रहे थे जिसका नाम है जैव अणु। इसका ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 में हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ही डिस्कस किया था। न्यूक्लिक अम्ल के जो बेसिक पॉइंट है, प्यूरिन्स क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक पॉइंट जो भी थे वो सभी वहाँ पर हमने डिस्कस किए हुए। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट नंबर 6 जो है वो यहाँ पर समझ में आएगा। न्यूक्लिक अम्ल में आज यहाँ पर हम बात करेंगे डीएनए की संरचना और चार गाफ का नियम। डीएनए की संरचना विद फिगर के साथ और साथ ही साथ चार गाफ का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चार गाफ का नियम आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। और पार्ट नंबर 5, 4, 3 आपने जो भी ना देखा हो वो सभी देखिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और दूसरी बात, आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से देखना है, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी 2021 में कर रहे हो। एक बात आपसे और बोलना चाहते हैं, 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही है, इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि हम घर पे नहीं थे इसलिए आपकी वीडियो नहीं आए। अब कोशिश हमारी यही रहेगी कि कंटिन्यू आपको एक रोजाना वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी और आज थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आज हमारे शाम तक 5 यानी 500 सब्सक्राइब पूरे कंप्लीट हो जाए। आशा करती हूँ आप लोग इतना काम आज पूरा करोगे और सपोर्ट करो थोड़ा, जिससे पूरे आज 500 प्लस हो जाए, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे डीएनए की संरचना। डीएनए क्या होता है, कैसे बनते हैं, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया हुआ था कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आज यहाँ पर हम बात करेंगे डीएनए से संबंध, डीएनए और चार गाफ का नियम, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपसे पूछा जाए, ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है, जो एक प्रकार की पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा है, किसका उदाहरण है? एक प्रकार की पेंटोस शर्करा का उदाहरण है। इसमें कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं। कितने होते हैं? कार्बन के 5 अणु होते हैं और ये पेंटोस शर्करा होती है। उसी साथ साथ राइबोन्यूक्लिक अम्ल की बात की जाए तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल में राइबो शर्करा होती है, ये भी पेंटोस शर्करा का उदाहरण है। और पेंटोस शर्करा किस में आती है? तो ये मोनोसैकेराइड का उदाहरण होती है। तो इसका मतलब हुआ राइबो शर्करा और डीऑक्सी राइबो शर्करा, जो दोनों शर्करा हैं, ये पेंटोस शर्करा के उदाहरण है। और ये किस में आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट वर्गीकरण हमने आपको बताया था मोनोसैकेराइड के बारे में, उसी का ये भाग होती है। किसका? मोनोसैकेराइड के ये उदाहरण होते हैं। तो एक बात आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल को 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आगे बात करते हैं अब डीएनए की। किसकी बात करते हैं? डीएनए की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पॉइंट यहाँ पर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ध्यान से सुनना प्रत्येक पॉइंट को, और जो भी पॉइंट आपके समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना हमसे। तो बात करते हैं डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना का अध्ययन सन 1953 ईस्वी में वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट तो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिए, डीएनए की संरचना का अध्ययन सन 1953 ईस्वी में वॉटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को द्विकुंडलीय संरचना बताया। वॉटसन तथा क्रिक ने इन्होंने अध्ययन किया था इसका संरचना का, इसके स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडली यानी डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स। तभी तो आपने सुना होगा डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है।
कैसा मॉडल है? डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसे होता है अभी हमने आपको आगे बताएंगे। कुछ इस प्रकार की संरचना डीएनए की होती है। आगे बात करते हैं, डीएनए जो होता है इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? 2, एक ये और दूसरी ये। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं प्रति समांतर एंटी पैरेलल दिशाओं में हाइड्रोजन बंधों से जुड़ी होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जाता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। किस बंध के द्वारा जुड़ी होती? हाइड्रोजन बंधों से आपस में जुड़ी होती है और ये एक दूसरे के कैसे होती? प्रति समांतर होती है। कैसी होती है? प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल होती है। और ये पॉइंट तो आप याद रखें कि ये कैसी होती है। तो डीएनए कैसे बनता है? तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है। यानी बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। किसकी संरचना का? डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। और किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। आगे बात करते हैं। अब देखो हम आपको इसकी संरचना थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझना ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही पूछे जाते हैं। देखो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होती है? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन क्षार और शुगर से मिलकर बना होता है, उसमें फॉस्फेट नहीं पाया जाता है। ये साइड यहाँ पर होता तो ठीक है, और ओटाइड है तो ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिन होता है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन नाम के नाइट्रोजन क्षार इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो डीएनए कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। देखो कैसे होता है डीएनए जो होता है, हमने आपको बताया था ये पेंटो शर्करा का उदाहरण होता है। तो बीच का ये जो है वो पेंटो शर्करा है, शुगर यहाँ पर है बीच की ये। और इसके फर्स्ट जो कार्बन होता है उस पर नाइट्रोजनी बेस जुड़े होते हैं। फर्स्ट जो कार्बन होता है उस पर नाइट्रोजनी बेस होते हैं। और जो 5 कार्बन होता है उसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो 5 कार्बन होता है उस पर फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है। कौन सा समूह होता है? फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है। और उसके साथ साथ फॉस्फेट समूह, और ये नीचे जो इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड कार्बन से क्या होता है? OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप लगा होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। यहाँ तक ये जो एक संरचना बन के तैयार हुई वो किसकी संरचना बनी? एक न्यूक्लियोटाइड की बनी। अब उसके एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनना है तो कैसे जुड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखें, जो जो इसका फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके जो थर्ड कार्बन होता है उसके पाँचवें कार्बन, और यानी कि दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसके 5वें कार्बन से, और इसके जो तीसरा जो कार्बन है उससे फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है। याद रखिए, देखो एक बात यहाँ से पूछी जाती है कि फॉस्फेट समूह किस कार्बन से जुड़ा होता है। तो फॉस्फेट समूह जो होता है वो 5वें कार्बन से जुड़ा होता है। और यहाँ पर जब ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो ये तीसरे के और 5वें के जुड़ेगा। दूसरा जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो तीसरे कार्बन से और 5वें कार्बन के यहाँ फॉस्फेट समूह से ये जुड़ जाते हैं। OH यहाँ समूह लगा होता है तो यहाँ पर एक बंध पाया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बंध पाया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। ये जैसा कि आपको दिखाई दे तीसरा कार्बन ये, और ये 5वां कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है, और ये तीसरे कार्बन से ही फॉस्फेट समूह, यानी कि यहाँ पर बीच में ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक संरचना बन के तैयार हुई, 2 न्यूक्लियोटाइड बने। उसके बाद प्रति समांतर होता है। तो प्रति समांतर क्या होगा? यहाँ 5 से स्टार्ट है, 3 में एंड है। देखो ये 5 से इसका फ्री है, 5 से स्टार्ट हुआ 3 में ख़त्म हुआ जाके, ये 3 से स्टार्ट होगा तो 5 से ख़त्म होगा जाके।
ये याद रखें, जो डीएनए की संरचना जो होती है वो 5 से स्टार्ट होगी तो 3 में फिनिश होगी जाके, और 3 से यदि स्टार्ट हो रही तो वो 5 में फिनिश होती जाके है। ठीक है, कौन से कार्बन से? 5 से, क्योंकि ये फास्फेट समूह जो यहाँ पर वो कितने जुड़ा हुआ है? 5 से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से जब इसे हम उल्टा करते हैं प्रति समांतर, इसके तुरंत इसे जस्ट उल्टा कर दोगे, इस प्रकार से इसे घुमा दोगे यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से संरचना बनके तैयार हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट देखो, एक बात याद रखें कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हमेशा फर्स्ट कार्बन से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो फर्स्ट कार्बन से जुड़े होते हैं मोनो से न्यूक्लियोटाइड में, और उसके बाद जो फास्फेट समूह होता है वो 5वें से होता है, जो OH ग्रुप होता है वो 3रे से होता है, और इसी प्रकार से ये दोबारा फिर इसे जुड़ेंगे फॉस्फेट OH समूह से, फिर फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे यहाँ पर एडेनिन होगा तो यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ पर यदि एडेनिन होगा तो उसके प्रति समांतर थाइमिन होगा, क्योंकि एडेनिन होता है वो थाइमिन के बराबर होता है, और वो भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा? एडेनिन थाइमिन से जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होंगे और यहाँ फर्स्ट कार्बन पर भी नाइट्रोजन बेस होगा, तो यहाँ पर यदि एडेनिन होगा तो यहाँ पर थाइमिन होगा, यहाँ पर यदि साइटोसिन होगा तो यहाँ पर ग्वानिन से जुड़ा होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो इससे क्या बन के तैयार हुआ? डीएनए की एक संरचना बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। और नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यदि फॉस्फेट पूछा जाए, यानी न्यूक्लियोटाइड पूछा जाए, तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। और यदि आपसे हाइड्रोजन बंध में कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो नाइट्रोजन बेस के बीच में पाया जाता है। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पूछा जाए तो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन एक प्रकार की प्यूरिन है, और थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो एक प्रकार के प्रिविडीन होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिविडीन होते हैं। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होती है, उसमें कैसी रिंग पाई जाती है? डबल रिंग पाई जाती है, और जो प्रिविडीन होता है उसमें सिंगल रिंग पाई जाती है। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बन उसके फॉस्फेट समूह किस कार्बन से जुड़ा होता है, तो फॉस्फेट समूह जो होता है वो 5 कार्बन से होता है, और जो आपका नाइट्रोजन बेस होते हैं वो किस समूह से होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो फर्स्ट कार्बन से होते हैं। तो ये चित्र अच्छे से समझ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा समझाने में टाइम लगा लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, जब हम उस न्यूक्लियोटाइड को जब देखते हैं और इसे खोलकर देखा जाता है तो उसे ये इस प्रकार के डीएनए की संरचना दिखाई देती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का है, और एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होता है और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के बराबर यहाँ पर होता है, एडेनिन होता है वो थाइमिन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ही आपको चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि एक पिच कितनी लंबाई की होती है, तो एक पिच जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, कितने डायमीटर से इसका व्यास कितना होता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, तो इसका 20 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। और एक पिच कितनी होती है, तो एक पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। और 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी पूछी जाए, 2 नाइट्रोजन बेस कितनी दूरी पर होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी पर होते हैं। 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होते हैं। और एक पिच में कितने नाइट्रोजनी बेस होते हैं यदि आपसे ये पूछा जाए तो 10 नाइट्रोजनी पेयर होते हैं, 10 जोड़े होते हैं एक पिच में। कितनी पिच में? एक पिच में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम पॉइंट आगे लेकर आए, उनको ध्यान से देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वह
देखिएगा, वॉटसन तथा क्रिक ने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वह बी डीएनए था। देखो डीएनए भी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वह कौन सा डीएनए था, तो वह बी डीएनए था आपका। बी डीएनए जो होता है वो दक्षिणावर्त यानी राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। जबकि जेड डीएनए जो होता है वो वामावर्त होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सीपी नेट 17 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जेड डीएनए कैसा होता है, किस वर्त होता है, वामावर्त होता है या दक्षिणावर्त होता है। तो जो जेड डीएनए होता है वो वामावर्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लें कि बी डीएनए जो होता है वो दक्षिणावर्त होता है, राइट हैंडेड होता है। जबकि जेड डीएनए जो होता है वो वामावर्त लेफ्ट हैंडेड होता है। कैसा हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, तो डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो डीएनए जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ठीक है, और डीएनए और जिस वॉटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए का अध्ययन किया था वो कौन सा डीएनए था, तो बी डीएनए था। वो कौन सा डीएनए था, बी डीएनए। चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। डीएनए की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो डीएनए जो होता है वो एक द्विकुंडलीय संरचना है। डीएनए जो होता है वो एक द्विकुंडलीय संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल है। कैसा है, डबल हेलिक्स मॉडल है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इस प्रकार से डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, तो डीएनए कैसी संरचना है, द्विकुंडलीय संरचना है। डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का जो व्यास होता है, देखो अभी हम आपको थोड़ा जूम करके इसे दिखा देते हैं। डीएनए का जो व्यास होता है, ये जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखो कला मेरी थोड़ा अच्छी नहीं है इसलिए अच्छा चित्र हम नहीं बना पाते, इसलिए सो सॉरी, ओके, माफ करना हमको। डीएनए का व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में उसका जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का जो बैकबोन होता है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वह शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। बीच में शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट, इस प्रकार से शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। डीएनए का जो बैकबोन है, जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वह शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि डीएनए का बैकबोन जो होता है वो उसका जो ढांचा है वो किससे बना होता है, तो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। उसके बीच में एडेनिन और नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ ए होगा तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर जी होगा। ठीक है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमने भी आपको बंध भी बता दिए थे। आगे बात करते हैं, डीएनए का एक पिच की लंबाई कितनी होती है, तो डीएनए की एक पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डीएनए की एक पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 निकटस्थ यानी निकटस्थ जो क्षारक जोड़े होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, उनकी दूरी कितनी होती है, तो एडेनिन, जैसे एडेनिन हुआ और ये थाइमिन, ये तो बराबर होंगे। उसी प्रकार से ग्वानिन होगा, ये साइटोसिन, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 2 निकट से जो क्षार होते हैं उनके बीच, क्षारक जोड़ों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो 3.14 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3.14 एंगस्ट्रॉम होती है। क्योंकि एक क्षारक जो जोड़े होते हैं, एक पिच में जो क्षारक जोड़े होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। तो 34 बटे जब 10 होगा तो आपको पता है 34 बटे जब 10 होगा तो 3.4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 3.4 निकल के आएगा। इसलिए 2 क्षारक जोड़ों के बीच की जो दूरी होती है वो 3.1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक पिच में 10 क्षारक जोड़े होते हैं। एक पिच में कितने जोड़े होते हैं, 10 क्षारक जोड़े होते हैं। और 2 शुगर के बीच की दूरी बात की जाए, 2 शुगर के बीच की दूरी बात की जाए तो 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 शुगर के बीच की दूरी बात की जाए तो कितनी होती है, 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। कैसे, देखो इस प्रकार से होती है, जैसे कि ये शुगर है और यहाँ पर एडेनिन है और ये थाइमिन है, और थाइमिन के सामने ये एडेड शुगर है और ये शुगर है देखो, और ये एडेनिन है और इसके सामने ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है, इसके सामने
ये ग्वानिन है और ये शुगर, और इसमें शुगर के आपको पता होगा शुगर के सामने क्या होता है, शुगर जो होती है वो फास्फेट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? फास्फेट से जुड़ी होती है। तो ये शुगर से लेकर और ये शुगर के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 11.1 होती है। क्या होती है? ये शुगर होगी और शुगर से क्या जुड़ा होता है? फास्फेट समूह जुड़ा होता है। तो दो शुगर के बीच की जो दूरी होती है वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 11.1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसको आप याद रखें। डीएनए विकृतीकृत हो सकता है। डीएनए जो होता है उसे हम विकृतीकृत यानी डीनेचर कर सकते हैं। डीएनए को यदि अधिक तापमान पर गर्म कर दिया जाए तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठंडा कर दिया जाए जैसे प्रकार से, उस प्रकार से वो न्यूक्लियोटाइड आपस में फिर जुड़ जाते हैं। तो डीएनए जो होता है वो डीनेचर हो सकता है, यानी कि यदि उसे गर्म कर दिया जाए तो उसके न्यूक्लियोटाइड आपस में टूट जाते हैं, और यदि उसे पुनः ठंडा कर दिया जाए तो वो आपस में फिर पुनः जुड़ जाते हैं। यदि 80 डिग्री तापमान पर, 80 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर उसे गर्म कर दिया जाए तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं, वो आपस में टूट जाते हैं, और उसे पुनः या ठंडा कर दिया जाए तो वो पुनः फिर जुड़ जाते हैं। यानी एनिलिंग करने पर वो पुनः आपस में, ठंडा करने पर पुनः जुड़ जाते हैं। तो ये डीएनए का एक गुण है कि डीएनए को विकृतीकृत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि चार गाफ का नियम। चार गाफ का नियम क्या है? देखो, डीएनए से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वही पूछे जाते हैं जो हमने आपको उसकी संरचना में बताए हुए थे। तो वो बंध और प्लस नाइट्रोजनी बेस के बीच में नाइट्रोजन कैसे, किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, और दो न्यूक्लियोटाइड किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, किस, तो ये पॉइंट वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उन्हें अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चारगाफ ने 1950 में एक विभिन्न स्रोतों से डीएनए प्राप्त किए थे। चारगाफ के नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1950 ईस्वी में विभिन्न स्रोतों से डीएनए प्राप्त किए थे, और उन्होंने बताया था कि सभी जीवों के डीएनए में प्रिविडीन की मात्रा प्यूरिन की मात्रा के बराबर होती है। प्रिविडीन्स जो होता है नाइट्रोजनी बेस, देखो दो प्रकार के होते हैं, प्रिविडीन और प्यूरिन। प्रिविडीन में क्या क्या आता है? साइटोसिन और थायमिन आते हैं, और आपको पहले से पता है, देखो जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए में पाया जाता है, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में जो नाइट्रोजनी 4 पाए जाते हैं वो आपके यही 4 पाए जाते हैं। ये जो 4 ऊपर लिखे हुए वो 4 जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं, और यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए में पाया जाता है। तो इन्होंने बताया था कि सभी जीवों के डीएनए में प्रिविडीन्स जो होते हैं CO+T की मात्रा प्यूरिन की मात्रा के बराबर होती है। इससे संबंधित कुछ एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रिविडीन से C+T की मात्रा प्यूरिन A+G की बराबर होती है। तो आप याद रखिए प्यूरिन में कौन से क्षार आते हैं और प्रिविडीन में कौन से क्षार आते हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था। तो C+T बराबर क्या होगा? A+G। C+T बराबर यानी प्रिविडीन बराबर क्या होता है? प्यूरिन। ऐसा किसने बताया था? तो ऐसा चारगाफ ने बताया था कि प्यूरिन की, सभी जीवों में प्यूरिन की जो डीएनए में प्रिविडीन की मात्रा होती है वो प्यूरिन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्यूरिन के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कि सभी जीवों के डीएनए में साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। साइटोसिन की जो मात्रा होती है वो ग्वानिन के बराबर होती है, और थायमिन की जो मात्रा होती है वो एडेनिन के बराबर होती है। तभी डीएनए की संरचना में आपने देखा हुआ हमेशा साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ता है और थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ता है। तो आपको पता चल गया यहाँ से, ये ऐसा किसने बताया? तो ऐसा चारगाफ ने बताया था कि सभी जीवों में डीएनए में साइटोसिन की मात्रा होती है वो ग्वानिन के बराबर होती है, और थायमिन की जो मात्रा होती है वो एडेनिन के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया था कि एक जात के जीवों में डीएनए में साइटोसिन तथा ग्वानिन एवं थायमिन तथा एडेनिन का अनुपात समान रहता है। एडेनिन और जो इसका अनुपात जो होता है, एडेनिन प्लस की थायमिन और साइटोसिन प्लस की ग्वानिन, इनका जो अनुपात होता है, जो बेसिक रेशियो जो निकल के आता है वो उसका बराबर निकल के आता है, समान अनुपात होता है।
कैसा अनुपात होता है, समान अनुपात होता है, परंतु भिन्न भिन्न जाति के जीवों में डीएनए में यह अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि जो एक जात के जीव है उनमें जो एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन का जो अनुपात होगा वो समान होता है, जबकि भिन्न भिन्न जाति के जीवों की बात कर दी जाए तो उनमें डीएनए में यह अनुपात जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये निश्चित है, एक जात के जीवों में उनमें समानता होगी और नेक्स्ट जो अलग जाति को उनसे वैसे भी असमानता होती है। तो एडेनिन और थाइमिन की मात्रा, साइटोसिन और ग्वानिन की जो मात्रा होती है वो एक जाति के जीवों में कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो ये था हमारा आज डीएनए और 4 का आपका नियम। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी आरएनए के बारे में, आरएनए के प्रकार क्या होता है पूरा डिटेल से वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा है, अब छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम बात करेंगे एंजाइम से संबंधित, फिर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम एक शानदार सा मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जिन्होंने टॉपिक नहीं देखे होंगे उनका भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है और 2 नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं, जो नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 शुगर के बीच में कितनी जो 2 शुगर होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है। 2 शुगर के बीच की दूरी कितनी होती है, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। एक क्वेश्चन और बताना होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो उसमें क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये आपको 4 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और कोशिश आज ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, शाम तक आज 500 प्लस हो जाए तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।